हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2015 प्राथमिक स्तर के पेपर से पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आया हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट 2023 के एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। साथियों, इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के जो भी आंसर बताए जाएंगे वो पीएनपी की ऑफिशियल आंसर की के आंसर होंगे। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पीएनपी ने जिन प्रश्नों के जिन उत्तरों को सही माना है उसी को आप सभी को बताया जाएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्लेग क्या है? ऑप्शन ए एक विषाणु जनित बीमारी, ऑप्शन बी कवक जनित बीमारी, ऑप्शन सी जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन डी खनिज जनित बीमारी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग चूहे से फैलने वाली प्रमुख बीमारियों के अंतर्गत आती है। साथियों, बीमारियों से संबंधित एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा ही जाता है यूपी टेट के। तो आप सभी को विषाणु, कवक, जीवाणु और इन सभी से होने वाली बीमारियों को याद करके रखना है। हालांकि आपको जब थ्योरेटिकल क्लासेस चैनल पर शुरू की जाएंगी तो उसके बारे में सब कुछ कराया जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट हैं। ऑप्शन ए सब्जियों फलों के छिलके, ऑप्शन बी घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ऑप्शन डी लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैसीय अपशिष्टों के अंतर्गत लकड़ी कोयले से जलने वाले धुएं को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऑप्शन ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन डी कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। अगला प्रश्न है, जब एक जीव का लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी मृतोपजीवी, ऑप्शन डी सहजीवी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, उसे सहभोजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी अंतिम अपघटक, ऑप्शन सी प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर का पोषण स्थल खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्थल पर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता उन उपभोक्ताओं को कहते हैं जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगमरमर कायांतरित सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। सेलें तीन प्रकार की होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आग्नेय सेलें, अवसादी सेलें और रूपांतरित या कायांतरित सेलें। अगर आप प्रश्न देखते हैं, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रों में सर्वाधिक लवण सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए राज्यसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता इसके द्वारा आहूत की जाती है। वहीं लोकसभा की जितनी भी सभाएं होती हैं यानी बैठकें होती हैं, उनका अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। साथियों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उगने वाली फसल कपास है और इसका विस्तार क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है।
वहीं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत में पाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप के द्वारा बनी होती है। यानी नदियों के पानी के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेपों के निर्माण से बनने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी साथियों होती है दो प्रकार की, एक तो खादर मिट्टी, दूसरी होती है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी उस नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जिसका निर्माण जल्दी हुआ होता, वहीं बांगर जो है उसे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आप सभी लोगों को इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीय चरण उपभोक्ता और ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उन्हें प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं और हरे पेड़ पौधों को उत्पादक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, गुण पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन ए लक्ष्य केंद्रित विधि, ऑप्शन बी सृजनात्मक विधि, ऑप्शन सी चयनात्मक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी जो है समस्या समाधान विधि के गुण हैं। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए यह विधि मितव्ययी नहीं है, ऑप्शन बी इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ऑप्शन सी इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी जो है ये प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, ऑप्शन बी किसी स्थान का अजीवीय घटक, ऑप्शन सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा के अंतर्गत जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, ऑप्शन बी शरीर का भार कम होना, ऑप्शन सी हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन डी अधिक तेज चाल। तो साथियों ये तो हो ही नहीं सकता है ऑप्शन, और इस प्रश्न का जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है पीएनपी के अकॉर्डिंग आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोग्राफ। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, यानी भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी बुध। तो इन चारों में से सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। क्या है? बुध है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 37 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। इस पॉइंट को स्पेशली ध्यान रखना साथियों, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन बी यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, ऑप्शन सी यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ऑप्शन डी यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। नहीं का पॉइंट पूछा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी द्रवित पेट्रोलियम गैस और ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये क्या है? सीएनजी है, इसको सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और ये एलपीजी है। क्या है? ये एलपीजी है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या है? ये सीएनजी है। ठीक है,
तो अब इसमें बताना है सब इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी को आजकल पर्यावरण प्रेमी या स्नेही के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी भू वैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया है और बी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि भू वैज्ञानिक से इसका कोई संबंध नहीं है और रासायनिक केवल रासायनिक नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है और चिपको आंदोलन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ पर्यावरण संरक्षण से एक प्रमुख आंदोलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो है वो प्रोटीन की है। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहां पर होता है? ऑप्शन ए मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी परागकणों में, ऑप्शन सी तने में, ऑप्शन डी परागकोश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन जो है वो परागकोश में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी डेट्रीटिओर। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रूफेन, ऑप्शन बी है बी कॉम्प्लेक्स और ऑप्शन सी है पैरासीटामोल और ऑप्शन डी है ल्यू 52। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। बुखार यानी ज्वर के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। अगला प्रश्न देखते हैं, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एस्परजिलस, ऑप्शन बी स्ट्रोप्टोकोकस, ऑप्शन सी रेट्रोवायरस, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लैक्टोबैसिलस जो है दही निर्माण के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी जेनिंग्स, ऑप्शन सी पेंटिनियोमास्ट और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर महोदय ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, प्याज आलू अदरक क्या है? ऑप्शन ए जड़ है, ऑप्शन बी तना है, ऑप्शन सी अपस्थानिक जड़ें हैं, ऑप्शन डी शल्क पत्र हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये सारे तना के अंतर्गत आते हैं और इसको याद करने की ट्रिक है हद कर दी आपने। हद कर दी आपने, इस ट्रिक से आप तने वाली सारी फसलों के नामों को याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? हद कर दी आपने। ये तो ये ट्रिक्स वगैरह बाकी जब थ्योरेटिकल क्लासेस शुरू की जाएंगी उसमें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद थ्योरेटिकल क्लासेस आपको डेली मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट की मिलेंगी। वहीं अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी हाइड्रा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन ए रुद्राक्ष, ऑप्शन बी रीठा, ऑप्शन सी तेंदु और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न में उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रुद्राक्ष और तेंदुआ जो है ये साबुन के उत्पादों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा और रीठा। तो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ यूपी टेट 2015 प्राथमिक स्तर के पेपर के पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है और आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फ्री आप कास्ट तैयारी के लिए और वीडियो में क्या सुधार की ज़रूरत है इसके लिए आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।